मैं उन्हीं ख्यालों में गुम थी कि वो अचानक बोले, आरज़ू सो तो नहीं गई? और मैंने झट से जवाब दिया है, नहीं बाजी, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि चलो छत पर चलते हैं। वो उठकर चल दे तो मैं भी चुपचाप उनके पीछे पीछे आ गई। छत पर बरसाती में एक चारपाई पड़ी रहती थी, हम इस पर बैठ गए। किसी दौर में यहाँ बैठकर हम सर्दियों में माल्टे और मूंगफलियां खाते थे और गर्मियों में आम और आइसक्रीम। वो नवंबर के शुरू के दिन थे, इसलिए काफी ठंडक महसूस हो रही थी। हुमा बाजी ने पहले एक दो रस्मी बातें की और फिर इस बात पर आ गई जिसके लिए हम छत पर आए थे। देखो आरज़ू, सबसे पहले तो मैं नाजिया भाभी की बातों के लिए तुमसे मुआफी मांगती हूँ। उनका दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है। उनकी जबान से ये बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई। नहीं बाजी, ऐसी कोई बात नहीं है। नाजिया भाभी ने मेरा बहुत ख्याल रखा है। अम्मी के आखिरी दिनों में भी उन्होंने बहुत ख्याल किया था। दरअसल ज़मीर भाई का उनसे रवैया अच्छा नहीं है, इसलिए वो परेशान रहती हैं। मगर हुमा बाजी गुस्से से बोले, उनके तो पहले दिन से ही यही हालात चल रहे हैं, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? चलो छोड़ो उनको, मैं तुमसे एक खास बात करने लगी हूँ। इस बात से मेरा दिल एक बार जोर से धड़का, क्योंकि मुझे लगा था कि वो नाजिया भाभी के रवैये की ही बात करेंगी। इसके अलावा क्या अहम बात हो सकती थी? मैं अभी खामोश ही थी कि वो फिर बोले, तुम्हें पता ही है कि मेरी अम्मी और आंटी नजमा सगी बहनों की तरह ही थी। उनकी जिंदगी की कोई बात एक दूसरे से छुपी हुई नहीं थी। ये सब तो मैं पहले से ही जानती थी, फिर वो क्यों इतने राजदाराना अंदाज में बता रही थी? मुझे पता है, अम्मी हर बात आंटी से शेयर करती थी। मैंने हुमा बाजी की बात से इत्तेफाक किया। उन्होंने अपनी बात जारी रखी। खाला नजमा ने तुम्हें तो यही बताया था कि तुम्हारा उनके सिवा कोई नहीं है, मगर सच ये है कि तुम्हारे रिश्तेदार मौजूद हैं। वो बोल रही थी और मैं हैरत से उनका मुंह तक रही थी, क्योंकि हम पर बहुत मुश्किल हालात गुजरे थे। मगर मेरी उम्मी जान तो यही कहती थी कि अल्लाह और उसके रसूल के सिवा अगर कोई हमारा है तो वो कुलसूम है, उनके सिवा और कोई नहीं है। तो फिर हुमा बाजी कौन से रिश्तेदारों की बात कर रही थी? गांव में तुम्हारे एक मामू और नाना नानी है। नाना और मामू सगे हैं और नानी सौतेली है। तुम्हारे दादा दादी भी हैं। तुम्हारे अबू की दो बहनें भी हैं। अब अल्लाह जाने उनमें से कौन जिंदा है और कौन गुजर चुका होगा। लेकिन आंटी नजमा ने उम्मी को इतना बताया था कि वहां उनका पूरा खानदान है। उन्होंने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? मैंने नादानिस्ता ये सवाल किया तो बाजी ने जरा तहम्मुल से जवाब दिया, यही बताने लगी हूँ। दरअसल तुम्हारे उम्मी अबू की पसंद की शादी थी। दोनों रिश्तेदार भी थे, मगर तुम्हारी सौतेली नानी तुम्हारी उम्मी की शादी अपने रिश्तेदारों में करना चाहती थी, और वो आदमी आंटी नजमा को पसंद नहीं था, क्योंकि एक तो वो आदमी गूंगा था, ऊपर से उम्र का बहुत फर्क था। आंटी नजमा भाई और बाप से डरती थी, इसलिए अपनी पसंद का जिक्र ना किया और यूं उनकी शादी तय होगी। इसके बाद तुम्हारे अबू उम्मी यहाँ लाहौर में ही शिफ्ट हो गए थे। तुम्हारे अबू पहले भी लाहौर आते जाते थे और फैक्ट्री में काम करते थे, इसलिए बरादरी वालों को उन पर शक न हुआ कि आंटी नजमा को घर से भगाने वाले वही थे। वो पहले की तरह ही गांव आते जाते थे और गांव के सारे हालात से आंटी को वाकिफ करते रहते थे। यहाँ तक कि आंटी को ढूंढने में भी तुम्हारे मामू की मदद करते रही थे। मुझे अपनी समात पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने इस तरह की बातें सिर्फ फिल्मों ड्रामों में सानी थी। जब तुम्हारे अबू जिंदा थे तुम्हारे मामू की शादी भी हो चुकी थी। आंटी नजमा ने बताया था कि तुम्हारे नाना अबू बहुत बड़े जमींदार थे। जब तक तुम्हारी नानी जिंदा थी तुम्हारी माँ का बचपन मिसाली था, मगर जैसे ही उनकी वफात के बाद सौतेली माँ ने घर में कदम रखा था वहां उनका जीना हराम हो चुका था। माँ के साथ साथ बाप भी सौतेला हो गया था। भाई अपनी जिंदगी में मस्त था, क्योंकि अब्बा ने सब जमीन जायदाद इसके हवाले कर दी थी। बहरहाल अब वो तुम्हारे अबू के साथ अपनी जिंदगी में खुश थी, बस रिस्क की तंगी थी, बाकी सब ठीक था। फिर तुम दुनिया में आ गई। आंटी नजमा ने बताया कि जब से तुम पैदा हुई थी तुम्हारे अबू बहुत परेशान रहते थे। जब भी पूछती थी टाल देते थे। फिर एक दिन जब तुम्हारी उम्मी ने बहुत असरार किया तो उन्होंने बताया कि 2 साल गुजर गए हैं, मगर अभी तक तुम्हारे भाई का गुस्सा कम नहीं हुआ। अब भी यही कहते हैं, जहां भी मिलेंगे दोनों के टुकड़े करके नहर में फेंक दूंगा। मुझे डर है अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा और बच्ची का क्या बनेगा। इसी खौफ के साए तले 1 साल और गुजर गया।
फिर एक बार तुम्हारे अबू गांव गए और फिर वापस नहीं आए। 3 माह गुजर गए मगर वो वापस नहीं आए थे। आंटी नजमा दिन रात रोती थी, मगर फिर उन्होंने दिल को समझा लिया, क्योंकि उन्होंने बहुत बार कहा था कि अगर मैं 10-12 दिन तक घर ना आऊं तो समझ लेना कि मैं इस दुनिया में नहीं रहा। फिर जो तुम्हें ठीक लगे कर लेना, लेकिन गांव वापस न जाना, क्योंकि वहां तुम्हारा भाई तुम्हारे खून का प्यासा बैठा है। अब तक मेरी आंखों से आंसू निकलकर मेरे गालों तक आ चुके थे, क्योंकि मैंने हमेशा अपनी माँ को यही कहते सुना था कि उनका कोई होता तो वो इस हाल में ना होते। आंटी ने सारी जिंदगी बेवगी में गुजार दी और दिन रात मेहनत करके तुम्हें पाला ताकि तुम्हें बाप की कमी महसूस न हो। इसके बाद बाजी खामोश हो गई और मैंने आंसू साफ किए। मुझे लगा उनकी बात खत्म हो गई, मगर वो फिर कहने लगी, लेकिन कुछ अरसा पहले आंटी ने शेख जैद अस्पताल में तुम्हारे मामू और नाना अबू को देखा था। इस दिन से आंटी को अपनों की याद सता रही थी। आंटी निकाब में थी, शायद इसलिए वो उनको ना पहचान सके हों। वो उनसे बात करना चाहती थी मगर डर गई थी, लेकिन इस दिन से लेकर वो सो नहीं सकी। हर वक्त एक ही ख्याल उनके ज़हन में घर कर गया था कि शायद वो उनसे बात करती तो वो मुआफ कर देते। वो गांव जाना चाहती थी, मगर इस ख्याल से नहीं गई कि तुम्हारा मामू कहीं तुम्हें नुकसान ना पहुंचाए। वो तुम्हें खोने से डरती थी। उन्होंने अपने गांव का एड्रेस उम्मी को दिया था। अब वो इस दुनिया में नहीं रही। वो फिर भी तुम्हारे अपने हैं और तुम तो बेकसूर हो। गलती तुम्हारे माँ बाप ने की थी, इसकी सजा वो तुम्हें क्यों देंगे? मुझे कुछ समझ ना आई, मगर मैंने इतना के दिया, जो रिश्तेदार उम्मी की जिंदगी में हमारे किसी काम ना आए अब मिल भी जाएं तो क्या फायदा। मगर उन्होंने असरार किया। आरज़ू मेरी जान, बात फायदे या नुकसान की नहीं है, अपने अपने ही होते हैं। ये खाला का खौफ था जिसने उनको वापस न जाने दिया। तुमने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैंने सरफराज से बात कर ली है, वो हमारे साथ जाने के लिए तैयार हैं। बाजी, मुझे नहीं लगता हमारा वहां जाना ठीक होगा। वैसे मैं सोच रही हूं को कोई सस्ता सा हॉस्टल देखकर वहां चली जाऊं। मैं अब लोगों के लिए परेशानी नहीं बनना चाहती। जिस तरह देखते ही देखते नाजिया भाभी ने अपना रवैया बदला था, इसकी वजह से मैं अब दुनिया के हर रिश्ते से नाउम्मीद हो चुकी थी। मेरी ये बात सुनकर हुमा बाजी ने मुझे प्यार से डांटा। तुम पागल तो नहीं हो गई? मेरे होते हुए तुम हॉस्टल क्यों जाओगी? मैं ये नहीं कह रही कि तुम गांव में अपने रिश्तेदारों के पास चली जाओ। मैं ये कह रही हूं कि तुम एक बार उनसे मिल लो। क्या पता अब वो बदल गए हो। एक मुद्दत होगी है, कोई सारी जिंदगी तो नाराज नहीं रह सकता। वैसे भी तुम्हारे उनसे खून का रिश्ता है और खून के रिश्तों में बड़ी कशिश होती है। मैंने बोझल दिल से कहा। ठीक है बाजी, मैं पहले इम्तिहान दे लूं फिर चलेंगे। मेरी बात से वो खुश हो गई। इसके बाद हम नीचे आ गए। हुमा बाजी तो सो गई, मगर मेरी आंखों से नींद कोसों दूर जा चुकी थी। इन गिनत सवाल मेरे ज़हन में गर्दिश कर रहे थे। क्या मुझे सच में अपने रिश्तेदारों से मिलना चाहिए? वो लोग कैसे होंगे? मुझे तस्लीम करेंगे कि नहीं? मुझसे क्या क्या सवाल जवाब होंगे, वगैरह वगैरह। मैंने इम्तिहान के बाद जाने वाला फैसला कर दिया और अगले ही रोज जाने के लिए तैयार हो गई। हुमा बाजी ने सरफराज भाई को बताया तो उन्होंने इतवार का दिन दे दिया। दोपहर को आंटी कुलसूम और भाई जमीर भी आ गए। बाजी ने भाई जमीर को बताया तो उन्होंने कहा कि उम्मी ने कुछ दिन पहले ही मुझे बताया था, मगर मैंने समझा कि अभी आंटी को फौत हुए ज्यादा दिन नहीं हुए। आरजू अभी सदमे में है, इसलिए कुछ दिन ठहर कर बताएंगे। इतवार को मैं, बाजी, हुमा, भाई जमीर और भाई सरफराज हमारे गांव के लिए रवाना हो गए। मैंने अपनी शनाख्त की सारी चीजें साथ ले ली थी, जैसे मेरी उम्मी और अबू की तस्वीरें, उम्मी का शनाख्ती कार्ड, अबू के शनाख्ती कार्ड की फोटो कापी और मेरे सब रिश्तेदारों के नाम वगैरह। हमारे गांव का नाम बाहुमान था और लाहौर से तकरीबन 2 घंटे के फासले पर था। हम उस के करीब गांव पहुंच गए। जैसे जैसे हम गांव की तरफ बढ़ रहे थे, मेरा दिल बैठ रहा था। सब ने मुझे दिलासा दिया कि मैं बिल्कुल महफूज रहूंगी, उनके होते हुए मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मगर मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। गांव में दाखिल होते ही हमें एक 15-16 साल का लड़का मिल गया। जमीर भाई ने मेरे नाना नानी और दादा दादी के बारे में पूछा तो वो इनमें से सिर्फ मेरे दादा को जानता था। फिर जब मेरे अबू और मामू के बारे में पूछा तो वो सिर्फ मेरे मामू को जानता था। इसने बताया कि मेरे मामू का बेटा इसका दोस्त है।
हमारे कहने पर इस लड़के ने हमें एक घर का रास्ता दिखा दिया जो कि बकौल उसके हक नवाज भट्टी यानी मेरे मामू का घर था। घर बहुत बड़ा था और काफी अच्छा बना हुआ था। हमने दस्तक दी तो एक लड़की ने दरवाजा खोला। जमीर भाई ने हक नवाज भट्टी का नाम लिया तो लड़की ने कहा कि वो उनकी बेटी है, मगर उसने बताया कि इसके उम्मी अबू शहर गए हुए हैं। हम उनके ड्राइंग रूम में बैठ गए। मेरा दिल अभी भी बहुत घबरा रहा था। एक बच्चा हमारे पास आकर बैठ गया। पूछने पर पता चला कि वो हक नवाज का बेटा था। हम खामोशी से बैठ रहे। कुछ देर बाद एक आदमी आया और हमसे सख्त लहजे में सवाल जवाब करने लगा। मैं डर गई थी मगर भाई जमीर ने संभाल लिया। अब माहौल काफी पुरसुकून था मगर मैं डरी हुई थी। अगर वो घर सच में मेरे मामू का था तो अब वो मेरे साथ क्या सलूक करने वाले थे। हुमाबाजी ने मुझे अपने साथ लगा लिया। हमें पानी दिया गया, सब ने पी लिया मगी मेरे हल्क से एक कतरा भी ना उतरा। मुझे बुखार की सी कैफियत महसूस हो रही थी।